ये जान स्वरा उस कागजों के पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन सब इधर उधर बिखर चुके थे। स्वरा की तो जैसे जान हलक से निकल गई थी। नहीं, ये क्या? कोई थामो इन कागजों को, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मगर सब तमाशबीन केवल तमाशा ही देख रहे थे और स्वरा पागलों की तरह सड़क पर इधर उधर दौड़ती हुई कागज चुग रही थी। तभी उसके सामने पड़ा एक पेपर नजर आता है और स्वरा दौड़कर उसे उठाने के लिए भागती है। दूसरी ओर स्वरा के जैसे संघर्ष भरे दिन को दूर कहीं कोई और भी जी रहा था। सार्थक कॉलेज के कॉरिडोर में सफाई कर रहा था। तभी उसे बगल की कक्षा में स्पीकर की आवाज आती है। सार्थक की आंखों में ये देखकर एक चमक आ गई थी। तभी वो वहाँ से जा रही एक स्टूडेंट लड़की को रोककर उससे पूछता है, मैम जी, ये कॉलेज में डीजे लाने पर मना नहीं करते क्या? बहुत ही जबरदस्त आवाज है इसकी तो। और मार्ट साहब भी खड़े क्लास में, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहे। कोई ज्यादा ही खुले विचारों की कॉलेज लग रही है। ये सुन लड़की पहले तो सार्थक का खूब मजाक बनाती है और अपनी दोस्त लोग को बुलाकर उसका खूब मजाक उड़ाती है। ये आप सब हंस क्यों रहे हैं? मैं कुछ गलत बोला क्या? अरे अरे डीजे ही तो बाबू, जाओ तो जरा ठुमका लगाओ ना। अरे बेबी तुम जरा फोन निकालो, हम पीएन भैया का वीडियो भी निकालते हैं और यूट्यूब पर डालकर खूब वायरल करेंगे। टाइटल होगा डीजे भैया नाचे ताता थैया। हाँ, या फिर अरे भैया करे डीजे पर धमाल, भौजी का हंस हंस बुरा हाल। ये सुन सार्थक को थोड़ा अपमानित महसूस होता है और वो बिना हंसे ही वहाँ से जाने लगता है। ये देख वो लोग सार्थक को धक्का मारकर उसे सीढ़ियों से गिरा देते हैं और उसे चोट लगती है। बाद में टीचर आकर बच्चों का साथ देती है और सार्थक को नौकरी से निकाल देती है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ बाबूजी, माना कि मुझे इस ऊंची बिल्डिंग का तौर तरीका नहीं पता, पर मैं तो बस अपना काम कर रहा था। मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। मैं आगे से अपना मुंह बंद ही रखूंगा। मुझे काम से मत निकालो। अरे जाओ तुम, हमको यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं ये नाली के कीड़े कहाँ से आ जाते हैं बाहर निकल निकल कर। गंदगी के लिए बने हो, गंदगी में ही रहना सीखो। सार्थक की आत्मा को इस बात से ठेस पहुँच गई थी। सार्थक अपनी तौलिए से मुंह पोंछता है। सही कहा आपने, हम गरीब लोग गंदगी में ही रहने चाहिए, क्योंकि आप अमीरों ने ही तो बनाई है वो गंदगी हमारे लिए। पर जिस तरह मेरा ये छोटा काम मेरी मजदूरी है, इस तरह आप भी तो यहाँ शिक्षा बेचकर अपनी मजदूरी कर रहे हैं। आप में और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है। बस मैं बिल्डिंग के बाहर मजदूरी कर रहा हूँ और आप अंदर। चलता हूँ, राम राम। और बेचारा सार्थक अपनी नौकरी गवा बैठता है। वहीं उसी सड़क से गुजरता हुआ यही सोच रहा था कि नई नौकरी और घर पर बाट जो रही माँ बाप को थाली में खाना कैसे देगा। उधर स्वरा अपना पेपर उठाने जैसे ही उसके पास पहुंची, तभी पीछे से गाड़ी जोर से उसकी तरफ आई। नहीं, और गाड़ी झटके से स्वरा के करीब आकर ब्रेक लगाती है। स्वरा की धड़कनें बढ़ रही थी। तभी उसके कानों में फिर से ब्रेक की आवाज आती है और वो यादों से बाहर निकलती है। स्वरा अफसर के कपड़ों में अपनी कार में पीछे बैठी हुई थी। तभी ड्राइवर जोर से गाड़ी को ब्रेक लगाता है और स्वरा की नींद खुलती है। मैडम, आपकी कॉफी लेकर आता हूँ। रहने दो श्याम, मैं खुद कैफे तक जा सकती हूँ। भगवान ने चलने को पाँव दिए हैं मुझे। पूरे दिन गाड़ी चलाते रहते हो, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे लिए गधा मजदूरी भी करो। मैडम, ये तो काम है हमारा। ये ना करें तो अफसर लोग चढ़ चढ़ कर हमें हमारी गरीबी याद दिलाने लगते हैं। पर बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। साइबर कैफे वाले ने इस नौकरी का फॉर्म भरते हुए कहा था कि अभी कच्चे में हो, पर अच्छे से काम करोगे तो पक्के में लग जाओगे। स्वरा बिना कुछ बोले बस श्याम के मुस्कुराते चेहरे को देख रही थी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाह रहा हो। श्याम की हंसी के पीछे छिपी सभी मजबूरियां स्वरा पढ़ सकती थी, पर वो बोलती भी क्या। जिस पोस्ट पर वो बैठी थी, सरकारी महकमे में पहुंचने के बाद पावर मिलने के साथ साथ आपके पंख भी काफी कुतरे जाते हैं। बोलो तो नियम की पाबंदियों से आप बंध जाते हैं। श्याम, कच्चा और पक्का होना तो अभी जिंदगी को भी नहीं आया है। मेरे पास आज सब कुछ होकर भी मैं पक्की नहीं हो सकी। आज भी खुद को कच्चा ही मानती हूँ, पर तुम बहुत मेहनती हो। और हाँ, इसके साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना मैडम? हाँ। स्वरा हंसकर कैफे के अंदर जाने लगती है और श्याम भी इधर उधर टहलने निकलता है। स्वरा अपना कॉफी का ऑर्डर दे रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई घूर कर देख रहा हो। स्वरा पलट कर देखती है तो पीछे टेबल पर बैठा लड़का तुरंत मेन्यू कार्ड से अपना चेहरा ढक लेता है और स्वरा से खुद को छिपा लेता है। हेलो मैम, थैंक्स फॉर हैविंग आवर सर्विस। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स मैम, योर ऑर्डर इज जस्ट प्रिपेयरिंग। इट्स ओके गर्ल। तभी वो लड़की अंदर जाती है और स्वरा की कॉफी लेकर आती है। स्वरा कॉफी पकड़ते हुए देखती है कि उसके हाथ भयंकर कांप रहे थे और उसके चेहरे पर डर, मायूसी और आंखों में आंसू थे। हे गर्ल, स्वाति राइट? व्हाट हैपेंड स्वाति? व्हाई यू सीम सो अपसेट? इज एवरीथिंग ऑलराइट? स्वरा स्वाति को टेबल पर बैठाती है और इतनी बड़ी अफसर का हाथ लगते ही स्वाति फूट फूट कर रोने लगती है। अरे अरे, क्या हुआ बच्चे? ऐसी क्या बात हुई कि तुम इतना रो रही हो? मैम नौकरी करके बहुत मुश्किल से पैसे जोड़े थे ताकि अपनी पढ़ाई आगे कर सकूं, पर जिससे मैंने पैसे दिए वो क्लर्क वो एडमिशन करने से मना कर रहा है। अरे ऐसा क्यों कर रहा है वो? मैडम, वो कहता है इस सीट पर एक बड़े नेता की बेटी को जगह मिल गई है तो तू भूल जा। वैसे भी इतनी जगह पढ़ना तुम्हारी कहाँ बस की है। और इस बारे में तुम्हारे घर वाले तुम्हारा साथ देंगे? मैडम, वो बेचारे तो अनपढ़ है, उन्हें तो ये भी समझ नहीं कि ये कॉफी पीने की चीज है या खाने की। वो ये जानेंगे तो झटके से ही मर जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ क्या करूँ। मैं बर्बाद हो गई हूँ मैडम। पढ़ाई ठीक से हुई इसलिए मैंने तो यहाँ भी रिजाइन की एप्लीकेशन डाल दी। ना नौकरी रह पाई ना पढ़ाई, मैं बर्बाद हो गई मैडम। और स्वाति फूट फूट कर रोते हुए सिर और माथा पीटने लगती है। ऐसे हार मान लेने से कुछ नहीं होता स्वाति, मजबूत बनना सीखना होगा।
मैडम, मैं एक मामूली लड़की हूँ और वो ताकतवर, उनकी ताकत के आगे मैं बस विलाप ही कर सकती हूँ। स्वरा ये सुनकर मुस्कुराती है और बैग से गिफ्ट निकालती है जो उसे देती है। वैसे ये मैंने अपने लिए लिया था, मगर अभी तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। स्वाति देखती है तो उसमें एक महंगा सा पेन था। यही है तुम्हारी ताकत, कलम से बड़ी कोई ताकत नहीं। बरसों पहले मेरे हाथ में भी किसी ने ये ताकत थमाई थी और बस कहा था कि लिखना मत रोकना, कलम और कागज का सही मिलन हो जाए तो ये क्रांति ला सकता है। बस इसे सही जगह इस्तेमाल करोगी तो हर बड़ी तानाशाही का विरोध कर सकती हो। कैसी दीदी? कॉलेज की कमेटी को एक लेटर लिखो और कोर्ट में जाने की बात करो, क्लर्क के खिलाफ जांच की बात करो, अपने हक के लिए लड़ो। स्वाति, ये कलयुग की एक रेस है, यहाँ तुम्हारा हाथ पकड़कर लाइन पार करवाने कोई नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही विनिंग लाइन तक दौड़ कर जाना है। और हाँ सुनो, चाहे रेस में फर्स्ट बताओ पर रेस पूरी जरूर करना। स्वाति स्वरा से मिली हिम्मत पाकर उसके गले लगती है। आप तो फरिश्ते की तरह है दीदी। मैम, दीदी बुलाओ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तुम्हारी मुझे दीदी सुनना सिक्कों की खनकने जैसा मधुर और कीमती लग रहा है। मैं दुखी होती हूँ उन सभी खबरों से जो आजकल आ रही हैं। कोटा जाकर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स लटक कर खुद अपनी जान दे रहे हैं और इतना प्रेशर क्यों थोपा जा रहा है उन पर? सब रेस में उतर तो चुके हैं और सबको फर्स्ट ही आना है, बल्कि होना तो ये चाहिए कि लास्ट आओ या फर्स्ट, नो मैटर्स, बस रेस पूरी करना जरूरी है। उसमें हारना मत बच्ची। और तुम सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स जो भी ये देख रहे हैं, कोई बात नहीं अगर 2 रैंक कम ज्यादा आ गई बच्चों की, या कोई रैंक नहीं भी आई तो उसने कोशिश तो की, इससे बड़ी हिम्मत और कुछ नहीं। और हाँ याद रखना, जान है तो जहान है, मर ही गई तो आसमान में जाकर फिर क्या करोगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए दौड़ो, मगर जीतने के लिए नहीं, जीने के लिए। अच्छा अब मैं चलती हूँ। स्वाति स्वरा को पेन हाथ में थमाकर पेपर उठाती है। लग रहा था स्वरा ने अपनी एक चिंगारी यहाँ लगा दी थी जो शायद अब आग बने। वो कार के पास लौटती है, श्याम भी आ जाता है। तभी स्वरा देखती है कि पीछे की सीट पर एक गिफ्ट बॉक्स रखा था और आगे कांच पर एक गुलाब का फूल। ये यहाँ किसने रखा? मैडम माफ करना, मैं जरा कमर सीधी करने को टहलने निकल गया था। स्वरा गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक आईना था और साथ में एक चिट्ठी। स्वरा चिट्ठी पढ़ती है। मेरे नसीब का कुछ हिस्सा एक तेरे नाम ही अदा कर रखा है। इस आईने का हर कोना तेरी खामोशी से सजा रखा है। शिकायत नहीं तुझसे कोई, बस कलम में उम्मीद भर ली है। वो दहलीज तुझे मुबारक, मैंने अब इंतजार से दोस्ती कर ली है। ये पढ़ते ही स्वरा के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू थे। तभी उसे एक मैसेज आता है जो अनजान नंबर से था। तोहफा मिला तुम्हें? कब तक ये चुप रहोगी? लब तो खोलने ही पड़ेंगे तुम्हें स्वरा। कौन भेज रहा था स्वरा को ये सब? क्या वही कैफे वाला लड़का या कोई और? क्या बोलती है पब्लिक? बताओ बताओ। मैडम चले? हाँ चलो, पुलिस स्टेशन की ओर चलो। मैडम वहाँ इतने दिनों बाद? वैसे तो छोटा मुंह बड़ी बात, एक बात मेरे भीतर बहुत खुन्नस ला रही है मैडम। कहो। मैडम आपने वो केस के बारे में तो सुना ही होगा ना? वो पति ने दिन रात पसीना बहाकर अपनी बीवी को एसडीएम बनाया और उसी ने फिर किसी और के साथ चक्कर चला लिया। बस बस जानती हूँ। हाँ तो मैडम कैसी होती हैं इस किस्म की औरतें? सुना है जिसके साथ चक्कर चलाया है उसका भी घर टूट गया। उसके भी बीवी थी मैडम। उस औरत ने अपने हाथ से घर बर्बाद कर दिया, खुद का भी और दूसरी औरत का भी। छोड़ो, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। हाँ मैडम, क्यों ही मूड खराब करना? ऐसे लोगों की तो कोई सजा भी तो नहीं है। जब घर में पति इतना अच्छा है तो उसको क्या पड़ी थी बाहर ये सब करने की? मैडम उसका भी जीवन कभी पक्का नहीं हो सकेगा, देखना। स्वरा शाम की बातों से हिल गई थी। उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। वह तुरंत खत को भींचकर डिब्बे में वापस से छिपा देती है, जैसे अपने अंदर किसी बात से लड़ रही हो। जानते हो श्याम, ऐसी औरतें भी होती हैं जो दूसरी औरतों के साथ गलत करती हैं। ऐसे मर्द भी हैं जो औरतों के लिए अच्छा करना चाहते हैं। समस्या मर्द या औरत होने में नहीं है, समस्या सबकी सोच में है। और गाड़ी आकर थाने के बाहर रुकती है। स्वरा अपना काला कोट पहनती है और गाड़ी से बाहर आती है। मैडम आज आप बड़े दिन बाद साहब से मिलने जा रही हो। स्वरा थाने के अंदर जाती है तो सामने की जेल में लाल पीली चोटों के साथ सार्थक खड़ा था। स्वरा और सार्थक दोनों की आंखों में आंसू थे। आखिर ये कहानी इस मोड़ तक आई कैसे? अफसर बीवी दिखने में सफलता की कहानी है, मगर सफलता से पहले उसने और उसके अपनों ने कितनी चोटें खाई होंगी। स्वरा जेल में जैसे ही घुसती है, सार्थक जेल की सलाखों के पीछे से उसे देख फबक कर रो पड़ता है। तुमने कर दिखाया ना, देख रहे हो आप सब, मेरी बीवी है ये, मेरी अफसर बीवी। और जेल से बाहर आकर स्वरा की ओर एकदम बढ़ रहा था। स्वरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो सार्थक के करीब जाए या पीछे। वो खड़ी खड़ी कांपने लगती है। स्वरा और सार्थक की आंखों में जिंदगी की थकान भरे आंसू थे। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। अब है सामने, इसे छू लो जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा,